नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है सवैया एवं कवित देव। दोस्तों, ये चैप्टर क्षितिज का चैप्टर 3 है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूँ, मैं आपको इसके कवि के बारे में परिचय दे देता हूँ। दोस्तों, इसके कवि हैं देव। हिंदी की ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त हुआ है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। देव द्वारा रचित काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। देव रीतिकालीन कवि हैं। अपनी रचनाओं में वे अलंकारों का भरपूर प्रयोग करते थे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले उनके पहले सवैये की ओर, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। दोस्तों, इस सवैये में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने श्री कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधी हुई करघनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किंकिन की आवाज़ भी बड़ी सुरीली लगती है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनके चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई हैं, जो उनके मुखमंडल पर चार चांद लगा रही हैं। कवि के अनुसार उनके मुख को कवि देव ने चंद्रमा की उपमा दी है, जो कि इस अलौकिक आभा का प्रमाण है। श्री कृष्ण के रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान प्रकाशित हैं। वे समस्त जगत को अपने ज्ञान की रोशनी से उज्जवल कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस सवैये का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है और अब हम देव द्वारा रचित दोनों कवित की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कवित का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। प्रस्तुत कवित में कवि ने वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि ने वसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। दोस्तों, शिशु छोटे बच्चे को बोला जाता है जिसको पैदा हुए अभी कुछ ही महीने हुए हों। उनके अनुसार पेड़ की डालियां वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। वृक्ष की पत्तियां पाले में बिछौने की तरह बिछी हुई हैं। फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। वसंत रूपी बालक के पालने को हवा बीच बीच में आकर झुला रही है। तोता एवं मैना उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं और उसका दिल बहला रहे हैं। कोयल भी आ आकर वसंत रूपी शिशु से बातें करती है तथा तालियां बजा बजाकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। फूलों से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं, जो मानो ऐसी लग रही हो कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ है। फूलों से पराग की खुशबू ऐसे आ रही है जैसे कि घर की बूढ़ी औरतें राई और नमक से बच्चे की नज़र उतार रही हों। दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आने की तुलना एक नव बालक के आगमन से करी है और प्रकृति में होने वाले बदलावों को उस रूप में दिखाया है। जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आने पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में वसंत के आने पर चारों ओर रौनक छा जाती है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार वसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं। पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक सी जाती हैं। मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि मानो वह बसंत ऋतु के जी बहलाव की कोशिश में लगे हों। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाज़ें निकालकर बच्चे के मन को बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपनी सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण में चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू इस तरीके से फैलने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी औरतें राई और नमक निकालकर बच्चे को बुरी नज़र से छुटकारा दिलाने का टोटका करती हैं। बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है तो ऐसा लगता है जैसे बालक बसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो। जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि वह कहीं रोने ना लगे। आइए दोस्तों, अब हम अपने अंतिम और दूसरे कवित की ओर बढ़ते हैं,
जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। इन पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरे तरीके से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसे फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। ये सफ़ेद रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इनके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ हो। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। चारों ओर सफ़ेद रोशनी ऐसी लगती है जैसे कि दही का समुद्र बह रहा हो। इस प्रकाश में दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे फर्श पर दूध का झाग फैल गया है। चंद्रमा की इस सफ़ेद रोशनी से जो चांदी का महल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो पूरे तरीके से पारदर्शी है, यानी ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कोई दीवारें नहीं हैं। आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फैना पूरी ओर फैला हुआ है, जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सच कर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हों। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है और बेलई फूलों को भी मानो रस मिल गया हो। सफ़ेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण या फिर एक शीशे की भांति प्रतीत हो रहा है, जिसके बीचों बीच चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी हो। दोस्तों, यहाँ पर कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा रानी जी के सुंदर मुखड़े से की है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो, जिसमें राधा रानी जी का चेहरा दिखाई दे रहा हो। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कविता का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।